हाय, मैं हूँ राकेश और आप सुन रहे हैं बातें निकली है दिल से। दोस्तों, आज जिस कहानी को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है गुड़ पानी, जिसे बहुत ही प्यारे शब्दों में लिखा हुआ है शालिनी पंकज जी ने। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। अमन एक गरीब परिवार का बहुत भोला भाला, सच्चा व सरल लड़का था। पढ़ाई में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी। मुश्किल से उसने 12वीं पास किया। फिर घर की स्थिति ऐसी थी कि वह मजदूरी करने लगा। पिता तो पूरे समय शराब के नशे में धुत रहता था। माँ बनिहारी का काम करती थी। अमन से देखा नहीं गया। अमन ने सोचा, क्यों ना मैं माँ के कुछ काम करके घर की मदद कर सकूं। बस वह माँ के साथ मजदूरी करने जाने लगा। माँ जो पैसे लेकर आती थी, पिता उसे छीन लेता था और उसका शराब पी लेता था। फिर कहीं जाकर पड़ा रहता नशे में। अमन बहुत संस्कारी लड़का था और मुसीबत इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। अमन किसी तरह कठोर मेहनत की और ठेकेदार के अंदर में काम करने लगा। जहाँ कहीं भी सरकारी भवन, बिल्डिंग, मकान, पुलिया वगैरह बनते, उसमें उसे काम मिल जाता। पर हमेशा उसे काम नहीं मिलता था। कभी कहीं तो कभी कहीं भटकना पड़ता। उन दिनों वह एक बाबू के घर काम कर रहा था। डबल स्टोरी मकान अपने घर के बगल में वो बाबू बनवा रहा था। जाति से कायस्थ था वह और अमन केवट। काम के बीच दोपहर में जब मजदूर अपना टिफ़िन खाते तो अमन बैठे रहता था, क्योंकि घर में एक दिन का निवाला निकालना भी मुश्किल होता था। उसे पता था अगर वह खाएगा तो उसकी माँ भूखी रह जाएगी, इसलिए वह सुबह कुछ खाकर आ जाता और रात के लिए भी बचा कर रख लेता और टिफ़िन लेकर नहीं आता। कड़ी धूप में परिश्रम करता और रात में थोड़ा बहुत दिन का रखा हुआ खाकर सो जाता था। माँ कितना भी कहती तो यही कहता, ठेकेदार भोजन कराता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। श्रीवास्तव बाबू की एक बेटी थी, भारती। श्रीवास्तव जी की पत्नी दोपहर में गुड़ व पानी मजदूर के लिए भिजवा देती थी, क्योंकि मकान बनने का काम बहुत शुभ माना जाता है और यह रिवाज है कि दोपहर में मजदूरों को गुड़ और पानी दिया जाता है। अमन गुड़ और पानी को खाकर रह लेता था। शक्ल से अमन बहुत काला था और चेहरे पर सच्चाई की चमक थी। भारती जब मजदूरों के लिए गुड़ लेकर आती तो अमन के पास टिफ़िन नहीं रहता था। इस बात को उसको पता चल चुका था, इसलिए गुड़ का एक डाला उसे ज़्यादा दे देती थी ताकि उसकी भूख शांत हो। मकान धीरे धीरे बनने लग गया। अमन और भारती की दोस्ती होने लगी थी। हालांकि अमन जानता था अपनी हदों को और भारती उसकी सादगी पर मरने लगी थी। मकान बनने के बाद उसमें पानी डालने का काम चलता है। कभी गुड़ तो कभी पानी, कभी चाय लेकर भारती आती थी। कई बार मजदूरों की छुट्टी हो जाती थी। अमन ठेकेदार के साथ काम समेटते रुका रहता। भारती तब अमन के पास आ जाती थी। आज अमन अपने काम में व्यस्त था। भारती जानबूझकर अमन के पास आकर लड़खड़ाई कि अमन ने एकाएक उसे थाम लिया। दोनों कुछ पल को एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। एकाएक अमन ने उसे दूर किया और वापस अपने काम में लग गया। भारती भी अब मकान देखने के बहाने पूरे समय वहीं रहती थी। श्रीवास्तव बाबू और उसकी पत्नी इस बात से बेखबर थे कि बच्चों को नए मकान बनने की लेकर एक अलग ही खुशी होती है। लेंटर ढलाई हो चुकी थी, छपाई भी हो चुकी थी, पुताई का काम था। पुताई का काम में भी अमन को ही रखा गया था। काम के बीच कभी इमली, नमक तो कभी केरी लेकर भारती अमन के पास डोलते रहती थी। अमन ने अपने साथी मजदूरों के साथ उसने पुताई का काम शुरू कर दिया। एक दिन अमन कहता है, भारती जी, कल पुताई का काम खत्म हो जाएगा। शुक्रिया, आपने मेरी मदद की।
भारती कहती है, कैसे मदद की मैंने आपकी? मुझे पता है भारती जी, आप मुझे एक गुड़ का डला ज़्यादा देती थी क्योंकि मैं टिफ़िन लेकर नहीं आता था। इस दया और कृपा के लिए शुक्रगुजार हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है अमन। भारती जी कहिए। भारती कहती है, देखो कल तो पुताई का काम पूरा हो जाएगा, फिर तुम यहाँ से चले जाओगे। पता नहीं फिर तुम कब यहाँ आओगे या नहीं भी, कब हमारी मुलाकात हो। तो मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, यही कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ, पर कुछ नहीं। भारती, अगले प्रेम में तो किसी रंग का रूप, उसकी प्रतिष्ठा, रुतबा देखकर नहीं होता। प्रेम तो प्रेम होता है, दो दिलों का मिलन होता है। वह हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे। कोई सोच समझ कर थोड़ी प्रेम करते हैं। हाँ, शायद एक तरफा होगा तो शायद तुम मुझसे प्रेम नहीं करते होगे, पर मैं अपनी फीलिंग तुम्हें बताई हूँ। और सच कहूँ तो तुम्हारे बगैर मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अमन कहता है, विवाह तो दूर की बात, मेरे घर के लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि तुम प्रतिष्ठित घराने से हो, तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी में हैं, एक अच्छे पद में हैं, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पिता तो शराब के आदी हैं, नशे में धूत रहते हैं। माँ भी मेहनत मजदूरी करती है और मैं भी करता हूँ। मैं तुमको नहीं रख सकता, मैं तुमको तुम्हारे हिसाब से नहीं रख सकता। ऐसा नहीं हो सकता भारती, मुझे भूल जाओ। भारती कहती है, अच्छा इतना तो बता दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं। देखो सच बोलना, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है अपने लिए प्रेम। अमन कहता है, हाँ भारती जी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पर दुनिया ऐसी नहीं होती है। यथार्थ की बात कुछ और होती है। प्रेम की बातें करने से कैसे होगा ये सिर्फ फिल्मों में, कहानियों में ही अच्छा लगता है। और अब तो आप कॉलेज पढ़ रही हो, अभी आपको बहुत पढ़ाई करनी है। मेरी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं है। इस आधार पर तो मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती। मेरी ज़िंदगी बस यही मेहनत मजदूरी करना है। भारती कहती है, मुझे तुमसे प्रेम करते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, बस मैं यही सुनना चाहती हूँ। अब मैं जैसी हूँ उसी हाल में आपके साथ जीने के लिए तैयार हूँ। और अगर मुझे तुमने नहीं स्वीकार किया तो मैं छत से कूद के अपनी जान दे दूँगी, इसी नए मकान से। मन सोच में पड़ जाता है। देखो भारती, मैं इतना मैच्योर नहीं हूँ कि मैं कोई जिम्मेदारी उठा सकूँ, और मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा बहुत बड़ा समाज है, क्या कहेंगे लोग? घर में तो खाने के लाले पड़े हैं, सामाजिक दंड देने की हिम्मत किसी में नहीं है। समाज के नातेदार कोई तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेगा। तुम भी जाती हो। भारती कहती है, तो ठीक है, तुम मुझे कहीं ले चलो और 1 घंटे के अंदर जवाब दो। अमन सोच में पड़ जाता है कि क्या करे, और फिर उसने निर्णय लिया। भारती से जाकर कहता है, देखो भारती, तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। भारती दौड़कर छत में जाती है, अमन भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब भारती जैसे ही छलांग लगाने वाली होती है, अमन उसे पकड़कर गले लगा लेता है और कहता है, मेरे साथ चल। दोपहर का समय था, उस समय कुछ नहीं आता है, क्या करे। अगर घर जाते तो तब भारती को घर से बाहर निकाल देंगे, फिर वह कहाँ जाएगी। हो सकता है मुझे ताला बंद करके अंदर कर दे। कुछ सोच वह रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है और वहाँ से टिकट कटाकर लखनऊ के लिए निकल जाता है। एक नए सफ़र की शुरुआत दोनों साथ साथ करते हैं। इधर अमन की माँ परेशान, पर पिता को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। हालांकि घर में कमाने वाला एक कम हो गया था, और उससे क्या फ़र्क पड़ता था, वो तो शराबी था। पर भारती के घर में कोहराम मच गया था। श्रीवास्तव बाबू पूरा पता करते तो पता चलता है कि वह लड़के अमन के साथ चली गई।
भारती के पिता अमन के घर जाते हैं और उसकी माँ को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। उससे पूछते हैं कि वह कहाँ गए हैं। वह कहती है रोते हुए, पता नहीं साहब, मेरा बेटा तो लौट के नहीं आया। वो लौट आते हैं घर, जानते थे दोनों नाबालिग थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। भारती की माँ बोलती है, बेटी तो हाथ से निकल गई, वापस भी आ जाएगी, तो क्या मतलब, जात को जात हो गई अब तो। ऐसी बात करती हो तुम तो उसकी माँ हो ना, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम, हमारी संतान है, राह भटक गई तो क्या हुआ। भारती की माँ बोलती, पर गई कहाँ है वह, यह भी तो आपको नहीं पता है। इधर लखनऊ में तो कई दिन भूखे काटना पड़ता है, फिर ईटा भट्टी में काम में लग जाता है, वही झुग्गी झोपड़ी बनाकर वो लोग गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं। भारती हर तरीके से कुशल पूर्वक गृहस्थी चलाने लगती है। कभी कोई कमी भी हो तो उसका जिक्र भी नहीं करती थी, न कभी कोई शिकायत करती रही। छोटे से घरौदे में प्रेम को सजा कर रखती थी। शाम को अमन का बेसब्री से इंतजार करती थी। कई बार अमन से ईटा भट्टी में खुद भी काम करने के लिए पूछी तो अमन मना कर देता। भारती, तू तो मेरी गुलाब है, इतने नाजुक हाथ है तेरे, ये मेहनत मजदूरी तुझसे नहीं करवाऊंगा। गरीबी में भी वो दोनों सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे कि अमन को उसकी माँ की याद आती है। उसे याद आता है कि पिता कितना अत्याचारी है। वो तो दारू पीकर माँ को मारता भी था, तब अमन ढाल बन जाता था, धकिया देता था अपने पिता को। वो लुढ़क कर नशे में सो जाता था। लेकिन अब माँ का क्या होगा। वो राशन की दुकान में फ़ोन लगाकर माँ से बात करने को कहता है। उस देर अमन की माँ फ़ोन पर आती है और अमन की आवाज़ सुनकर भावुक हो जाती है। वो कहती है, तू जाग, जहाँ कहीं भी है घर आ जा। अमन उन्हें भारती के बारे में बताना चाहता है और वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी, बस लौट आने के लिए कहती रहती कि अगर तू नहीं आया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। तो बेटा हाँ कह देता है। अमन घर आता है और वो भारती को बताता है। भारती, भला माँ बेटे के बीच क्यों आती है। उसने शहर जाने के लिए हाँ कह दिया। अमन व भारती अगले दिन ही वापस की टिकट कराते हैं। अमन बहुत ज़्यादा खुश था, भारती भी थी। आखिर उसकी खुशी तो अमन के इर्द गिर्द घूमती थी। अगले दिन वह लोग घर पहुंचते हैं। माँ जब दरवाज़ा खोलती है तो अमन सामने है। उसे देख माँ बहुत खुश हो जाती है और उससे लिपट जाती है। मेरे लाल, तू कहाँ चला गया था, अब कहीं नहीं जाना। पीछे भारती खड़ी रहती है। अमन कहता है, माँ तुम्हारी बहू भी आई है पहली बार, आरती नहीं करोगी। अमन की माँ भारती को देख गुस्से में अमन से दूर हो जाती है और कहती है, अमन जा, इसे घर छोड़ के आ। अमन कहता है, कैसे बात करती है, ये कहाँ जाएगी, हमने आर्य समाज में जाकर शादी की है, एक माँ से साथ रह रहे हैं, कैसे छोड़ दूँ इसे। अगर इसके लिए यहाँ जगह नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अमन भारती का हाथ पकड़ बाहर निकलता है। उसकी माँ हाथ जोड़कर के सामने आ जाती है और कहती है, चलो अंदर, ये घर तुम दोनों का है। कुछ दिनों बाद भारती के पिताजी को पता चलता है तो वो घर आता है। उस वक्त पर भारती बस रहती है। भारती को खाना पकाते देख वो ठिठक जाते हैं। जो लड़का मेरे घर मजदूरी किया, मेरे घर का गुड़ पानी खाया, उसी लड़के को मेरा दामाद बना दे, हरगिज नहीं। वो अपना कदम पीछे ले लेते हैं कि भारती की नज़र पड़ती है। पिता को सामने देखकर दौड़ लिपट जाती है। पिता का दिल भी पसीज जाता है। सर पे हाथ रखते हैं। कुछ देर बैठने के बाद वो जाने लगते हैं। भारती को कहते हैं, बेटा अब ये घर तुमने चुना है, इसलिए मेरे घर के दरवाजे बंद ही मिलेंगे। हाँ, मैं कभी मिलने आ सकता हूँ, पर माँ से उम्मीद मत रखना। और वो चले जाते हैं। भारती कुछ दिन उदास रहती है, फिर अपने ससुराल को ही अपना मान आगे बढ़ती जाती है। इसी में सबकी भलाई भी थी।
अमन भी पहले की तरह काम पे निकल जाता था। बहू के आने से ससुर अब घर के अंदर कम ही आते थे। अमन की माँ अमन के सामने अच्छा व्यवहार करती थी और उसके बाहर जाते ही भारती पर ताने कसती थी। भारती कोई बात अमन को बताकर उसका मन खट्टा नहीं करना चाहती थी, पर अमन कभी कभी कुछ सुन लेता था, फिर भी चुप रहता था। आखिर पत्नी का पक्ष लेगा तो जगहसाई होगी, फिर माँ तो बड़ी है, आखिर कब तक एक तरफा युद्ध करेगी, यही सोचकर वो मौन रह जाता था। जिसे अमन की माँ अपनी जीत समझ अब खुलेआम उसकी बेइज्जती करती, पूरा घर का काम करवाती और बिना वजह परेशान करती, जिसे देख अमन उड़ने लगा था और कुछ कर नहीं पाता था। अमन की बुआ व चाची का परिवार सहित आते थे। भारती उनके आवभगत में खूब सारा पकवान भोजन तैयार करती है और उसकी चाची व बुआ ने आते ही कोहराम मचा दिया कि भारती के हाथ का पानी भी नहीं पीना है, तो भोजन तो दूर की बात है। बहुत मान मनोवल हुआ और डांट की धमकी भी दे दी गई। यह सुनकर अमन की माँ भारती को चिल्लाती है, सबकी जड़ यही है, बात कहाँ से आएगा डाढ़ का पैसा, कैसे इतने लोगों को भोजन करवाऊंगी, जा अपने घर चली जा, कहकर भारती को धक्का मारती है। वो दीवार से टकराती है। दुख व पीड़ा में उसकी सांस तेज हो जाती है, आँखों में आंसू और ब्लड प्रेशर तेज हो गया, वो बेहोश हो गई। माहौल बिगड़ते देख अमन को आखिर बीच में कूदना पड़ा और कुछ नहीं हुआ। आखिर अमन की माँ ने भारती को फिर घर से धकिया कर बाहर निकाल दिया। बस उसी वक्त अमन उसका हाथ पकड़ लखनऊ आ गया, जहाँ से उसने अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। सब पहले की तरह ठीक हो गया था। एक माह बाद उसके एक मित्र ने मदद की और अमन को अब एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। मासिक तनख्वाह भी बन गई थी। उनके दिन अच्छे गुजरने लगे थे, हालांकि एक झोपड़ी में ही रहते थे। सब समय के साथ ठीक हो जाएगा, यह सोच वो वर्तमान में ही खुश रहने लगे थे। इधर एक महामारी ने विश्व में दस्तक दी। धीरे धीरे भारत में भी कोरोना वायरस ने कदम जमाने लगे थे। एक दिन एक का लॉकडाउन हुआ, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि एकाएक सब बंद हो जाएगा। हालांकि डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वो दिन जब पता चला कि 21 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ, फैक्ट्रियाँ, मिलें, छोटे बड़े उद्योग सब बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। अमन के साथी अपने प्रदेश, अपने घर को लौटने लगे थे। सबका मन छटपटाने लगा था कि जितनी जल्दी वो घर पहुंचा जाए। कोई सुविधा नहीं थी, कोई बस की नहीं, पास में तो कोई साइकिल भी से ही कोई पैसा देकर, तो कोई पद यात्रा से ही निकल गए। सबने अमन को भी पूछा, पर अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन भारती के पास आया। भारती, क्या बोल रहे हैं वो लोग? सब घर को लौट रहे हैं। आज रात एक और आखिरी काफिला निकलेगा। सरकार ने तो कहा है कि जो जहाँ है वो वहीं रुके, तो लोगों को समझना चाहिए ना। अरे भारती, तुम नहीं समझ रही हो, लोग बेरोजगार हो गए हैं, खाने के लाले पड़ जाएंगे। फिर यहाँ डेरा वाले जैसे ही तो तैसे रहते हैं, दिहाड़ी मजदूर। ओहो, पर हम नहीं जा सकते। हाँ भारती, हम नहीं जा सकते। आखिर हम जाएंगे भी कहाँ? हमारे घर के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, अब जाएंगे भी तो कहाँ? इससे अच्छा है यहीं रहते हैं, चाहे भूखे ही क्यों न मर जाए। दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर रोने लग जाते हैं। रात को आखिरी काफिला भी पलायन कर गया। रह गए तो अमन व भारती। धीरे धीरे राशन खत्म, पैसा खत्म, पानी पीकर कई रातें गुजरी। आखिर एक दिन अमन पहाड़ियों का जो अड्डा था, जहाँ पे दिहाड़ी लोग खड़े होते थे,
वहाँ जाकर खड़ा हो गया। कोई राहगीर गुजरे तो मदद मांगे। सन्नाटे के सिवा कोई नहीं दिखा। वो चलने लगा। चलते चलते एक मकान के बाहर रात की सूखी रोटी पड़ी थी कुत्ते के लिए। वो रोटी के लिए लपका ही कि कुत्ता सामने आ गया। उसकी चिपकी हुई पेट पर नज़र पड़ते ही उसने हाथ से वो रोटी नीचे छोड़ दिया और घर लौट गया, फिर खाली हाथ। भूख में न उसे चला जाता न भारती से उठा जाता था। दोनों बस शांत पड़े रहते थे कोने में। ना भारती ने हिम्मत हारी थी ना अमन ने। एक दिन थक हार कर अमन फिर घर से निकला। चलते चलते एक हनुमान जी का मंदिर दिखा। वहाँ बैठा तो उठा नहीं गया। वो लेट गया और उसकी आंखें मुद गई। इस ऐसा झपकी लगी कि उसने स्वप्न देखा कि भूख से भारती के प्राण पखेरु उड़ रहे हैं। वो छाती पीटते रह गया कि एकाएक नींद से उठा। नहीं नहीं भारती, मेरी गुलाब, मुझे तू नहीं, तुझे मुरझाने नहीं दूंगा। उसने जिस्म का बोटी बोटी भी बेच डालूंगा, तो तुझे भूखा नहीं रख सकता। वो हनुमान जी की तरफ आंखों में आंसू भरकर देखता है। मन ही मन कहता है 8 दिन से भूखा हूँ, 12 दिन और रह जाऊंगा। भारती तो उसे कैसे भूखा रखूं? कहकर रोते हुए वह सिर झुका देता है। एक खेड़ापति, अब आप ही रक्षा करो। कहकर वो पलटता है कि उसे चौरे में कोई हनुमान जी को भोग लगाया था। उस पर नज़र पड़ते ही वो क्या है, उसे बिना देखे वो क्षमा प्रभु कहके वो घर की तरफ दौड़ता है। इतनी खुशी में कि मानो आज कोई नई दिनों का भूखा नहीं बल्कि कोई धावक दौड़ रहा था। घर पहुंचकर वो घड़े से पानी निकालकर भारती को देता है और वो दोनों आगे करता है। क्या है इसमें, देखो खुद। भारती दोना खोलती है तो चना गुड़ रहता है। वो अमन की ओर देखते हुए कहती है, ये चना गुड़ किसने दिया है, कहाँ से लाए? अमन कहता है, ये मेरे स्वामी मतलब मेरे मालिक ने दिया है। अब चलो जल्दी खा लो गुड़ पानी। गुड़ पानी? दोनों खाते हुए हंसने लग जाते हैं। अमन कहता है, आज गुड़ पानी से दोबारा जीवन में रोशनी लौट आई। अब तो अमन रोज मंदिर जाता और जो हनुमान जी का भोग लगाया हुआ रखा रहता वो अमन हनुमान जी के जयकारे लगाकर ले आता था। नहीं अमन जान पाया न कोई और जान पाया कि इस प्रसाद के पीछे का क्या राज है। लॉकडाउन में कोई घर से बाहर निकल मंदिर नहीं जाते थे। ना अमन ने भोग लगाने वाले किसी भक्त को देखा। वो तो भोला भाला था, सच्चा था। बस जो मिलता उसी को ईश्वर का प्रसाद समझ ले जाता और ले लेता था। लॉकडाउन आगे बढ़ गया पर अमन को अब तक कोई परेशानी नहीं हुई। सब पहले की तरह हो जाए, दोनों को बस यही इंतज़ार है। तो इस कहानी को ख़त्म करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। चलता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए विचार, नई बातें लेकर। और हाँ, अपने परिवार का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, खाना टाइम पर खा लेना और मेरे परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों के लिए दुआ ज़रूर करना। ये सब कुशल मंगल रहे। मेरी यही दुआ है कि आपने जो दुआ मेरे लिए दिया वो पलटकर आपको भी लग जाए। चलता हूँ। लव यू।